हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर करने वाले हैं। यह आपका प्रथम प्रश्न पत्र का पेपर है और इसमें जीके और हिंदी के 100 प्रश्न करने वाले हैं। यूपी एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला, बहुत कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। और यूपी एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे टोटल 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। और अगर यूपी एंट्रेंस एग्जाम में आपके 250 प्लस नंबर आ जाते हैं तो बिल्कुल मनपसंद के कॉलेज मिल जाएंगे। अगर आप सरकारी कॉलेज चाहेंगे सरकारी मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज चाहेंगे प्राइवेट मिल जाएगा, अपने ज़िले में या घर के पास का कोई कॉलेज चाहेंगे तो वह भी आपको मिल जाएगा 250 प्लस अगर नंबर आपके आ जाते हैं। और यूपी एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे जीके का सब्जेक्ट है, जीके के सब्जेक्ट में आप लोग देखेंगे 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट में 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही होता है। और रीजनिंग में भी 50 प्रश्न होते हैं। 50 में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से होता है। आर्ट साइंस कॉमर्स या एग्रीकल्चर में से कोई स्ट्रीम होगा, इसमें भी देखेंगे लगभग 25 से 30 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछा जाता है। तो आप लोग यूपी एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। इसमें आपको 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट भी रहेगा, जैसे जीके है, हिंदी है, रीजनिंग है, कला वर्ग है, विज्ञान वर्ग है। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है यूपी एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लिख करके आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर परचेज कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। जो आपका वर्गीज कुरियन है, वर्गीज कुरियन को यहाँ पे श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको एक और प्रश्न याद रखना है हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति के बारे में आपको याद रखना है। अगर हरित क्रांति के यहाँ पे जनक विश्व में पूछा जाता है कि हरित क्रांति के विश्व में जनक कौन है, तो आपको ट्रिक करना है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग आपको ट्रिक करना है। बाकी अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपको एम.एस. स्वामीनाथन को यहाँ पे सही करना है। यह पॉइंट आप लोग को याद रखेंगे। यहाँ से 3 प्रश्न, तीनों प्रश्नों में से कोई न कोई प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। नाथुला दर्रा दिया गया, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में है। सिक्किम में 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, एक तो आपका यहाँ पर है नाथुला, दूसरा आपको याद रख लेना है जेलेपला दर्रा है। जेलेपला जो दर्रा है यह भी आपका यहाँ पे सिक्किम में ही है। आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और भी दर्रे हैं जो आपको याद रखना चाहिए, जैसे कराकोरम है, जोजिला है, पीरपंजाल है, बनिहाल है और बुर्जिल दर्रा है, जो कि जम्मू कश्मीर में। यह पॉइंट याद रखेंगे। कहीं पर अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। शिवकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा दर्रा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वह यह आपसे पूछा जाता है लिपुलेख दर्रा या माना दर्रा या नीति दर्रा, जो कि उत्तराखंड में है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इन्हीं में से कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है। और 2 हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें है बोमडिला, यांगयाप या दीफू दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश के हैं। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। योग दर्शन का जो संबंध है पतंजलि से है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि भारत में जो सिलिकॉन वैली है, और यह प्रश्न देखेंगे बीएड में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में जो सिलिकॉन वैली है वह बेंगलुरु में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि ब्रह्मोस है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो ब्रह्मोस है वह क्या है, एक प्रक्षेपास्त्र है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला आपका क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि रेड क्रॉस का मुख्यालय है, और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल लिख के ले लीजिए कि एक प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स है कि मुख्यालय से पूछा ही पूछा जाएगा। हर बार का यह रूल है कि एक प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न पूछा जाएगा, 2 नंबर आपको मिलेंगे। अगर जो 8 से 10 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो मुख्यालय हैं अगर उनको आप लोग पढ़ लेते हैं, इसमें देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है वह आपको करा दिया जा रहा है, इसको कहीं पर नोट कर सकते हैं। जैसे इसमें देखेंगे सबसे पहला है जो कि बीएड में कई बार पूछा गया है, वह है आपका यहाँ पे WHO है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका मुख्यालय जेनेवा में है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। बाकी आपको दूसरा याद रखना है WTO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में होता है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय जेनेवा में है, आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट हैं, और इसके अलावा और भी पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस का मुख्यालय आपको बता दिया गया है। रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वह भी आपका यहाँ पे जेनेवा में ही है। इसके अलावा आपको याद रखना है, एक है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, वह आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट में है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ है जिसको यूएनओ कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ कहीं पे नोट कर लेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और जो न्यूयॉर्क है अमेरिका में, यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी आपको याद रखना है यूनिसेफ, कहीं पर नोट कर सकते हैं, यूनिसेफ है यहाँ पे। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है यह भी आपका न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। यह पॉइंट याद रखेंगे, यह आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ वही कराया जा रहा है। बाकी आपको याद रखना है जो विश्व बैंक है जिसको वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है जो कि अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पूछा जाता है, वाशिंगटन में है। और इसके अलावा खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको शॉर्ट फॉर्म में FAO बोलते हैं, उसका भी मुख्यालय रोम में है, वह आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा ओपेक पूछा जाता है, ओपेक का जो मुख्यालय वियना में है, वह आप याद रखेंगे। और बीएड में एक बार पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह द हेग नीदरलैंड में है, उसको आपको याद रखना है। इसके अलावा यूनेस्को का मुख्यालय बहुत बार पूछा जाता है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, और जो पेरिस है वह फ्रांस में है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, और कोई न कोई प्रश्न तो बिल्कुल फिक्स है कि पूछा ही पूछा जाएगा। इसके अलावा सार्क है, सार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्क भी बीएड में पूछा गया था। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, और जो आपका काठमांडू है वह आपका नेपाल में है। इसके अलावा पूछा जाता है एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक जिसको शॉर्ट फॉर्म में ADB बोलते हैं, ADB का मुख्यालय मनीला में है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका इंटरपोल है, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। और इसी तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ब्रिक्स है, ब्रिक्स का मुख्यालय संघाई में है, तो इन सब को आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वह यहाँ पे दिया गया है। आनुवांशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक हैं, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएंगे यहाँ से ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम सुने होंगे, अगर आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो उसमें आप सुने होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर B वाला राइट आंसर हो जाएगा, G.J. मंडल हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मंडल। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर B वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगलुरु में है। जो आपका इसरो है, इसरो का जो मुख्यालय है वह बंगलुरु में है, तो यहाँ पर A वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, किसने कहा था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक का यह नारा था, और लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे, तो यहाँ पे C वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन से हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो आपका यहाँ पे
यहाँ पे जो रेड होता है ब्लू, और जो आपका ग्रीन है लाल नीला हरा, यह प्राथमिक रंग हैं, ये आपके यहाँ पे प्राइमरी कलर हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा, लाल नीला हरा। तो बी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर स्वामी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति की बात किया गया तो डॉक्टर स्वामी राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि राइडर कप किससे संबंधित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो राइडर कप है उसका संबंध है गोल्फ से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे कप ट्रॉफियाँ हैं इससे रिलेटेड भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि मेक इन इंडिया का लोगो है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो मेक इन इंडिया का लोगो है उसमें देखेंगे शेर छपा हुआ है, तो वही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे शेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 12। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी वाला दिया गया, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा में मैक्सिमम 250 यहाँ पे सदस्य रह सकते हैं, और इनमें से देखेंगे जो 12 सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र से होते हैं, तो यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। बाकी आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो लोकसभा होती है, लोकसभा में मैक्सिमम कितने लोग इस समय तक रह सकते हैं, तो 550, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी देख लीजिए। यहाँ पे जैसे आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 80 सीट है, यह पॉइंट याद रखेंगे। यह लोकसभा की बात किया गया है। और अगर आपसे राज्यसभा के बारे में पूछ लिया जाएगा तो राज्यसभा के बारे में आपको याद रखना है 31 सीट है उत्तर प्रदेश में, यह बात उत्तर प्रदेश की जा रही है, यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर देखेंगे टोटल की बात किया जाएगा तो राज्यसभा में 250 हैं, और यहाँ पर देखेंगे जो लोकसभा है उसमें 550 है, रह सकती है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, और यही प्रश्न पूछा गया था बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल फिक्स है कि आपसे दिवस से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो जो दिवस वाला टॉपिक है उसको जरूर करके जाइए। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वह आपको बता दिए जा रहे हैं, उसको आप कहीं पर नोट कर सकते हैं क्या, तो बस याद रख लीजिए। जैसे इसमें है प्रवासी भारतीय दिवस है जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे। विश्व हिंदी दिवस है 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस है 15 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे। और इम्पोर्टेंट में इसके बाद सीधा आपका आ जाता है, आपसे जो पूछा जा सकता है वह आपका है यहाँ पे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जा सकता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। विश्व जल दिवस बीएड में पूछा गया था, 22 मार्च को मनाया जाता है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। इसके अलावा आपका यहाँ पर देखेंगे जो पूछा जा सकता है उसमें है आपका यहाँ पे, उसमें देखेंगे एक बार पूछा गया था विश्व कला दिवस बीएड में, तो उसको भी याद रख लीजिए कि 15 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यह पॉइंट याद रखना है। तो इसी तरीके से जो प्रश्न है उसको करके चाहिए, और इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे कि तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला राइट आंसर है, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो डॉक्टर राधाकृष्णन को मिला था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर स्वामी राधाकृष्णन। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें देखेंगे जो प्रत्यक्ष कर हैं उसमें जो आयकर लगता है, जो संपत्ति कर लगता है, जो उपहार कर लगता है, यह सब आपके प्रत्यक्ष कर हैं। लेकिन जो आपका बिक्री कर है वह अप्रत्यक्ष कर है।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है प्रत्यक्ष कर का प्रकार नहीं है पूछा जा रहा है, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, ह्वेनसांग ने भारत का दौरा किसके शासनकाल में किया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आया हुआ था भारत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र सी को चूज करेंगे वो बिल्कुल राइट होंगे। अगला है, लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का जो रिक्त समय है किससे अधिक नहीं हो सकता है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा 6 माह। देखिए, जो लोकसभा होती है, लोकसभा का जो 2 सत्र होता है उसके बीच जो समय है वह कभी भी 6 माह से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ निम्नलिखित भाषा में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली में। बौद्ध धर्म से जो संबंधित ग्रंथ हैं वह पाली भाषा में लिखे गए हैं, तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतवर्ष में उच्च न्यायालयों की संख्या है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे फिर लेटेस्ट में अभी बढ़ाया भी गया है, यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में प्रथम जनगणना हुई। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से। देखिए, भारत में जो प्रथम जनगणना है वह हुई थी 1872 ईस्वी में। प्रथम जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में, और जो नियमित यहाँ पे जनगणना है वह आपकी स्टार्ट हुई थी 1881 ईस्वी से। 1881 ईस्वी से लगातार यहाँ पर जनगणना 10-10 साल के अंतराल पे होना स्टार्ट हो गई थी, तो यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, प्रसिद्ध खिलाड़ी जो यहाँ पे पेले हैं इनका संबंधित हैं, किससे संबंधित वह बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इनका संबंध है ब्राजील से। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसको कहा जाता है सेरीकल्चर। यह तो सब लोग जानते हैं कि जो रेशम कीट होता है उसका जो पालन होता है सेरीकल्चर कहलाता है। सी वाला राइट आंसर है। एपी कल्चर दिया गया है, तो जो मधुमक्खी का पालन होता है उसको एपी कल्चर कहा जाता है। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया को भारतीय नागर विमानन का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा को। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारतीय नागर विमानन का जनक इन्हीं को कहा जाता है। सी वाला राइट आंसर है, क्योंकि इनके बहुत सारे एरोप्लेन चलते हैं, आप लोग जानते होंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण के गायन की अनुमानित समयावधि क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। भारतीय राष्ट्रीय गान दिया गया, राष्ट्रीय गान का यहाँ पे जो समय होता है वह 52 सेकेंड का रहता है। 52 सेकेंड में जो जनगण मन होता है उसको आपको पूरा करना रहता है, उसका यही समय ही होता है। बाकी यहाँ पर आपको याद रखना है दूसरा क्या होता है, राष्ट्रीय गीत होता है। राष्ट्रीय गीत को 65 सेकेंड में गाया जाता है, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम के जो लेखक हैं वह बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा रहता है कहीं कहीं पर। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। जो भारतीय राष्ट्रीय गान है वह जनगण मन है, और उसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, मयूर सिंहासन को किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको शुरू किया गया था शाहजहां के द्वारा। तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक भारतीय राज्य का राज्यपाल आमतौर पर कितने वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। देखिए, जो लोकसभा के यहाँ पे सदस्य होते हैं उनका भी यहाँ पे जो कार्यकाल रहता है वह आपका यहाँ पे 5 वर्ष के लिए होता है, और बिल्कुल इसी तरीके से मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, उनका भी जो कार्यकाल रहता है 5-5 वर्ष के लिए रहता है। यह पॉइंट याद रखेंगे। राज्यपाल की बात किया जाए या राष्ट्रपति की बात किया जाए, इन दोनों लोगों का जो कार्यकाल होता है 5-5 वर्ष के लिए होता है। यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जी शंकर कुरूप। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है। तो यहाँ पे इसका आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो दिया गया है अथर्ववेद। इसमें देखेंगे यहाँ पे जादू टोना टटका ये सब था, तो यहाँ पे अथर्ववेद तो सही लिखा गया है। सामवेद भारतीय संगीत का जो जनक है
भारतीय जो संगीत का जनक है वह सामवेद को कहा जाता था, यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। तो यहाँ पे एक गलत लिखा गया है, इसमें विज्ञान का ज्ञान दिया गया है तो जो कि गलत है, तो आपसे गलत वाला ही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। बाकी यहाँ पे जो ऋग्वेद है इसमें स्तुति के भजन का ज्ञान है, यह तो सही दिया गया। बाकी यह सबसे प्राचीन वेद है, यह भी पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे, और यही पूछा गया था बीएड में। यजुर्वेद दिया गया है, यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान इसमें है, यह तो आपका सही दिया गया है। बाकी यजुर्वेद के बारे में जान लीजिए कि यह गद्य और पद्य दोनों में यह वेद है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वह आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य तो केरल राज्य का हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जो केरल राज्य दिया गया है या आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया है, तो यहाँ पर जो बी वाला है यह आपका यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें यहाँ पर देखेंगे जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में है, वह देखेंगे पूछा गया था बीएड में। इसके अलावा बहुत सारे हैं जो आपको याद करने हैं, बुक से आप लोग कर सकते हैं। जैसे आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम का है, उसको याद रख लीजिए। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम का है, उसको भी याद रख लीजिए। इसके अलावा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का है, उसको याद रखना है। केवलादेव घाना पक्षी विहार है राजस्थान का, उसको याद रख लीजिए। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, उसको याद रख लीजिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश का तो ऑब्वियसली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात राज्य का है, याद रखना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक राज्य का है, याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे एक पूछा जाता है मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य का है, याद रखना है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड में भी पूछा जा चुका है। सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल का है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा बहुत सारे यूपी के भी हैं, तो उसको भी आप लोग बुक से कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। इसके अलावा एक है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि बिहार का है, उसको भी आप लोग याद रख लीजिए। इसके अलावा चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य का, उसको भी आपको याद रखना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, तो यह भी आपको याद ही रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष कब यहाँ पे पारित हुआ था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से 2013 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित बहुलकों जो के मध्य कौन सा एक जैव क्षयी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से टेरिलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि मुख्य प्रदूषक फ्लाई ऐश को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से थर्मल जो पावर प्लांट होते हैं, तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अम्ल वर्षा जल के पीएच का परास होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से 3.5 से 5.6 होता है। तो यहाँ पर ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यह पॉइंट याद रखेंगे। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इन सब पॉइंट को याद रखना है। इसके अलावा आपको जो याद रखना है, जो देखिए जो पीएच मान अगर 7 है तो वह उदासीन रहेगा, यह पॉइंट याद रखेंगे। और अगर 7 से किसी का भी जो पीएच मान है अगर ज़्यादा हो गया तो वह क्षारीय रहेगा, और अगर 7 से कम किसी का यहाँ पे पीएच मान हो गया तो वह अम्लीय रहेगा, यह पॉइंट याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे जो नींबू होता है वह अम्लीय रहता है, और जो आपका रक्त होता है वह आपका क्षारीय होता है, तो इसको वो याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद द्वारा भारत का जैव विविधता एक्ट पारित किया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2002 में, वर्ष 2002 दिया गया, सी वाले में सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है, और वहीं से देखेंगे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों की तीनों गुजर जाती हैं, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से वन मानसूनी वन कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पर्णपाती वन। पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा कांटेदार वनों का एक उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें देखेंगे आपका दिया गया है जो खैर है, खैर आप लोग वैसे नहीं जानते होंगे, यह कांटेदार पेड़ों में आ जाता है, और जो आपका कीकर होता है वह भी आपका कांटेदार वनों का उदाहरण है, और जो बबूल होता है, बबूल आप लोग देखे होंगे, बबूल में कांटा रहता है, तो वही कांटेदार जो वन है उन्हीं के ये उदाहरण हैं।
3 तो उदाहरण है, लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि उदाहरण नहीं है, कांटेदार जो वन है उनका उदाहरण नहीं है, तो लाल चंदन नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा जो भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया था उसी को यहाँ पे मॉन्टेग्यू यहाँ पे चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सबको प्रयास करना राइट आंसर करना है कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की जो बैठकें होती हैं किसके द्वारा बुलाई जाती हैं, मतलब आहूत की जाती हैं, तो यह ग्राम पंचायत के जो सचिव होंगे वही बुलाएंगे, तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है राइट आंसर करने का और आप लोग जल्दी से करेंगे। एक द्वीपीय राष्ट्र मालदीव कहाँ पर स्थित है, तो वह हिंद महासागर में है, तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर है। डी वाला दिया गया डी में, तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्राइम मेरिडियन की डिग्री माफ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 0 डिग्री हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत का जो मानक रेखांश है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी जो पर्वतीय श्रेणियाँ हैं कहाँ पे पाई जाती हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सब आपकी एंडीज जो पर्वतमाला है उसी में पाई जाती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा रूबेला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि बेकिंग सोडा का दूसरा नाम है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा दिया गया है तो इसका जो दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के लिए उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के लिए उदाहरण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जैसे यहाँ पर देखेंगे पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन में जैसे लोहे में जंग लग रहा है, फल पक जा रहे हैं, अंडे का आमलेट बन जा रहा है, तो ये सब आपके क्या है रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं, तो डी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ से हिंदी के प्रश्न हैं और हिंदी भी बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो इसमें देखेंगे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। कंठ तालव्य दिया गया है तो आप भी जानते हैं कि ए और जो अ होता है यह कंठ तालव्य इनका उच्चारण स्थान है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप याद रखेंगे क वर्ग में 5 वर्ड होते हैं, क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है कंठ होता है, यह आप याद रख लेंगे। उसके बाद देखेंगे च वर्ग आता है, च वर्ग में 5 वर्ड, इनका उच्चारण स्थान तालु है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका होता है यहाँ पे ट वर्ग, ट वर्ग का जो ट वर्ग में भी 5 वर्ड होते हैं और उसका उच्चारण स्थान मूर्धा या मूर्धन्य होगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे त वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है दंत। उसके बाद प वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ होता है, तो बस इतना याद रखेंगे, अगर इनमें से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आराम से आप कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विज हो जाएगा, द्विज दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से श्याम हंसता है, श्याम जो हंसता है इसी में क्या हो जाएगा अकर्मक क्रिया, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से कौरवी हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी जो है इसका जो सही नाम है वह कौरवी भी है, तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो कौरवी के नाम से जानते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको कहा जाएगा कि अपूर्ण वर्तमान। जो क्रिया अभी हो रही है वह तो वर्तमान होगा, लेकिन अभी हो रही है तो वह अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि चरण कमल में समास है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास देखेंगे तो ए वाले में दिया है, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा नेदन अंश से बनेगा नयन बनेगा, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया नेधन अन, तो यही आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से
सप्ताह, जिसमें पहला पद संख्यावाची व आपका द्विगु समास, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित विकल्पों से कानन के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, कानन का मतलब आप लोग जानते होंगे कि कानन का जो पर्यायवाची या जो अर्थ होता है वन भी होता है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना राइट आंसर करने का। किसी शब्द के पूर्व भाग में जोड़ करके जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है उसको कहा जाता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बात किसकी की गई है, बात की गई है कि यहाँ पे कोई भी शब्द है उसके पूर्व भाग में, मतलब पहले जो जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? तो वह उपसर्ग कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। जो पूर्व भाग में जुड़ते हैं, जो लास्ट में बाद में जुड़ते हैं, उसको प्रत्यय कहा जाता है। तो यह पॉइंट याद रखेंगे, डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सफाई में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें आई प्रत्यय हो जाएगा। आई देखेंगे ए वाला सही दिया गया है, ए वाला राइट आंसर है। अगला है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा रति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी वाला दिया गया, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अलावा वीर का तो जानते ही हैं, वीर का उत्साह होता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी जो यहाँ पे अस्थाई भाव है रस और जो उसका अस्थाई भाव है उसको बुक से कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे जो भी 8 से 9 है अगर उसको कर लेंगे तो आराम से बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 1 नंबर अपना फिक्स कर सकते, एक यहाँ पे क्वेश्चन फिक्स करेंगे 2 नंबर मिलेगा, तो यह आप कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, छल कपट का जो व्यवहार होता है वह हमेशा नहीं चलता। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा। तद्भव की बात किया गया, 14 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से कि जो मान सम्मान होता है, मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया, पगड़ी रख घीचक, तो इसका मतलब होगा यहाँ पे ए वाला इसका राइट आंसर होगा, यही अर्थ हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे आप लोग, यहाँ से देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा, यहाँ से व्योम दिया गया, पर्यायवाची नहीं है। तो व्योम का पर्यायवाची जो होता है अंतरिक्ष होता है, अंबर होता है, नभ होता है, आकाश होता है, ये सब होते हैं, लेकिन आपसे नहीं पूछा गया, तो सी वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि पीयूष अमृत का पर्यायवाची व्योम का नहीं है। अगला प्रश्न है कि जो स्त्री सुरभि न देख सके, इसके लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे हो जाता है इसके लिए एक शब्द जो होता है असूर्यम पश्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो सी वाला दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आगे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जो कुछ भी नहीं जानता, जो कुछ भी नहीं जानता उसी को, तो उसी के लिए एक शब्द होता है अज्ञ, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा, यहाँ से प्रश्नवाचक यहाँ पे चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा। तो चारों वाक्य आप पढ़ लीजिए और जिसमें यहाँ पे लगेगा उसको आपको ट्रिक करना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया मोहन को बाजार क्यों जाना था, यहाँ पे लगना चाहिए था प्रश्नवाचक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा, तो यहाँ पे डी वाले में होगा, क्योंकि यहाँ पे क्यों दिया गया तो इसी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अगला अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे घनिष्ठ लिखा गया, यही आपका क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा, घनिष्ठ होता है, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है राइट आंसर करने का कि उसे मृत्युदंड की सजा मिली, उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे लिखा गया मृत्युदंड लिखा गया, मृत्युदंड भी लिखा गया और यहाँ पे सजा भी लिखा गया। तो यहाँ पर देखेंगे दंड और जो सजा होता है दोनों आपका सेम होता है, डायरेक्ट उसको लिखना चाहिए कि उसे मृत्युदंड मिला, मृत्युदंड की सजा नहीं, या तो दंड लिखिए या तो सजा लिखिए। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दंड और जो सजाए या समानार्थी शब्दों का इसमें प्रयोग हो गया है, इसीलिए इसमें गलती है, तो सी वाला राइट आंसर है।
इसके बाद नेक्स्ट है सराधन ज का संधि रूप है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इससे बनता है सरोज बनता है, और यहाँ पे है विसर्ग संधि, याद रखेंगे, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की नमस्ते का संधि विच्छेद है, नमा धन ते से बनेगा नमस्ते, और इसमें देखेंगे जो बी वाला दिया गया, बी वाले में नमा धन ते लिखा भी गया है, तो बी वाला राइट आंसर है। विसर्ग संधि है, याद रखेंगे। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा रूपक। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया यह बिल्कुल। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वृक्ष का जो पर्यायवाची शब्द होता है उसमें देखेंगे आप लोग तरु होता है, पेड़ होता है, विटप होता है, मंजरी नहीं होगा, तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उसको निर्मम कहा जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुमेलित कीजिए, तो जल्दी से प्रयास करेंगे और आप लोग यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। इसमें देखेंगे पहला दिया गया है कि आग बबूला होना, आग बबूला का जो यहाँ पे मैच होगा वह हो जाएगा अत्यधिक क्रोधित होना, तो यहाँ पे सबसे पहले ई आ जाएगा। ई के बाद देखेंगे यहाँ पे दिया गया घुटने टेकना, या घुटना जो टेकना होता है उसका मतलब होता है हार मानना, तो यहाँ पे अ हो जाएगा। उसके बाद दिया गया जमीन पर पैर न पड़ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा जब घमंड हो जाता है तो उसका मतलब हो जाता है कि ज़मीन पर पैर न पड़ना, तो यहाँ पर आ हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे दिया गया टांग अड़ाना, टांग अड़ाना का मतलब होता है अड़चन डालना, बाधा डालना, तो यहाँ पे क्या होगा ई हो जाएगा, तो यही कुट होगा। और यह कुट देखेंगे तो यहाँ पे बी वाले में दिया है, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि बकरी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बकरी होती है वह क्या करती है, मिमियाती है, मिमियाती है, तो यहाँ पर क्या होगा ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द के रूप क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न दिया गया है कि बुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से आई प्रत्यय होगा। बुनाई दिया गया सीधा सीधा दिख भी रहा है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर, प्रत्यय लास्ट में लगते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कहते हुए यों पार्थ के दो बूंद आंसू गिर पड़े, मानो हुए दो सीपियों से व्यक्ति दो मोती पड़े बड़े, इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा यहाँ से उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर। कैसे पहचानेंगे, जब भी आपका यहाँ पे मानो शब्द आ जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। जन हो गया, जनहु हो गया, जानो हो गया, उसी तरीके से मनु मानो मन हो गया आता है, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रति होता है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। करोड़ का शोक होता है, यह भी पॉइंट याद रखेंगे, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी अस्थायी भाव और जो रस है इसको करके ही एग्जाम में चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने की लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, यह कौन सा समास है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बहुब्री समास का यह उदाहरण है, और इसमें बहुब्री समास है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बल शब्द के साथ सही उपसर्ग कौन सा है, तो यहाँ पे देखेंगे बल के साथ अगर लगाना है तो प्रबल लगा सकते हैं, तो उससे बन जाएगा प्रबल। प्रबल देखेंगे क्या है आपका यहाँ पे सही शब्द है, तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न अशुद्ध वाक्य पहचानिए, 4 वाक्य चारों पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे आप लोग। तो यहाँ पर देखेंगे गायत्री ने गीत गाई, यहाँ पर जो बी वाला दिया गया है यहाँ पर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत वाला पूछा गया तो गलती इसी में है। गायत्री ने गीत गाया यह होना चाहिए। उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का कर्ती वाच्य कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा वह 2 पत्र लिखेगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। कर्ती वाच्य का मतलब होता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया लग जाए। अगला प्रश्न आपके सामने सूर्योदय उदय, सूर्योदय यह कौन सी संधि है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर होगा गुड़ संधि। सूर्य धन उदय से बन रहा है जो सूर्योदय, इसमें गुड़ संधि है, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुमेलित करना है, तो जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर आप लोग करिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है वह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से
सबसे पहले दिया गया कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या होता है, ने का प्रयोग होता है। कर्ता कारक में ने का प्रयोग होता है तो सबसे पहले जो कूट बनेगा उसमें आ जाएगा। उसके बाद कर्म होता है, कर्म में तो कर्म में को का प्रयोग होता है, यह आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे कर्म कारक भी दिया गया है। तो बाकी यहाँ पे क्रम वाइज करते हैं। तो संबंध कारक दिया गया, संबंध कारक का यहाँ पे जो मैच हो जाएगा, संबंध कारक में का प्रयोग होता है तो यहाँ पे जो कूट बनेगा उसमें आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अधिकरण कारक का, अधिकरण कारक में पै पर का यूज होता है तो इसमें से में दिया गया है तो यहाँ पर ई हो जाएगा बड़ी। कर्म कारक में देखेंगे को का प्रयोग होता है तो यहाँ पर ई हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे जो आपका पूरा कोड बनेगा आ अ बड़ी ई का बनेगा। तो यहाँ पे आ देख लेंगे किस में दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे डी वाले में दिया है तो डी वाले को राइट आंसर कर लेंगे। इसमें आ दिया गया है तो यही वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सादा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा, यहाँ से सादा का हो जाएगा सादगी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न इनमें से सर्वनाम नहीं है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा, यहाँ से इसमें सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम कौन कौन से हैं, कोई, आप, तुम, ये तीन तो आपके सर्वनाम हो जाएंगे। तो नहीं वाला क्या है, सर्वनाम नहीं होगा, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नदी से पद का बहुवचन रूप क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से नदियों से हो जाएगा। देखिए दिया गया नदी से, इसका बहुवचन रूप पूछ लिया गया तो नदियों से हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मोहन गाता है, यह वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल में होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मोहन गाता होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। मोहन जो गाता है उसी को संदिग्ध वर्तमान काल में चेंज करना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन गाता होगा, तो संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में पढ़ता है का पद परिचय दीजिए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। देखिए मोहन पुस्तक पढ़ता है दिया गया है तो कर्म कर रहा है, सकर्मक क्रिया होगा, तो सकर्मक क्रिया देखेंगे पहले वाले में दिया गया है। बाकी मोहन पुस्तक पढ़ता है तो यह यहाँ पे कर्तृवाच्य हो जाएगा क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया लग रही है। और पढ़ता है वर्तमान काल का उदाहरण भी है, और यहाँ पर देखेंगे मोहन पुस्तक पढ़ता है तो यह पुल्लिंग हो जाएगा। मोहन है तो यहाँ पे एक वचन हो जाएगा, इसका कर्म पुस्तक हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है, ए वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास में जो 100 प्रश्न आपको कराए गए हैं यह क्लास कैसी लगी यह कमेंट कर दीजिएगा। 100 प्रश्न में कितना प्रश्न सही हुआ यह कमेंट कर दीजिएगा। और अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी वेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के जरूर पढ़िएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं यूपी वेट एंट्रेंस 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा है 2011 से लेकर 25 तक का, पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ दिया रहेगा। अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और इसमें देखेंगे सभी सब्जेक्ट भी रहेगा, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो आपको इसी वार्ता नंबर पर बस इतना लिखना है, यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर, आर्ट या साइंस जो भी ग्रुप है वह लिख करके आपको मैसेज कर देना है व्हाट्सएप पे। जैसे मैसेज व्हाट्सएप पे करेंगे रिप्लाई कर दिया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस वार्ता नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए और मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।